नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल साथियों। मैं मनीष चंडीगढ़ से पैरामाउंट परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे ना। अगर जैसे परसेंटेज हिंदी में इसको क्या बोलते हो? प्रतिशत। प्रतिशत। अब परसेंटेज देखो कितने वर्ड से मिलकर बना है। पर मतलब प्रति व्यक्ति, सेंट मतलब 100, एज मतलब क्या होता है? आयु। यहाँ आयु नहीं, एरा, युग ना। तो अभी हम लोग देखो, आपको बताता हूँ, इस समय हम लोग परसेंटेज के युग में चल रहे हैं ना, सेंचुरी में। एग्जाम्पल, अच्छा मैं बात करूँ इंडियन करेंसी की, तो बोलो कितने इंडिया की करेंसी है? एक करेंसी है कि दो है? दो करेंसी है ना। हाँ, बहुतों को तो दूसरी पता ही नहीं होगी, सब भूल गए होगे ना। हाँ, पहली करेंसी बोलो कौन सी इंडिया की? पहली करेंसी है रुपया, जो बंधों में आती, और दूसरी करेंसी कौन सी है? पैसा। तो देखो ध्यान देना, यहां पर 1 रुपए में कितना पैसा? 100 पैसा ना। 1 रुपए में कितना पैसा? 100 पैसा। अगर मैं यूएसए की करेंसी की बात करूं तो यूएसए की करेंसी क्या है? आपको पता है, पहला डॉलर बंधी में, और फुटकर में कौन सी करेंसी? सेंट करेंसी। तो $1 में कितने सेंट होते हैं? देखो यहाँ पर भी कितना सेंट लिया गया है? 100 सेंट लिया गया है। मेरी बात समझ में आया? तो परसेंट का सेंट, परसेंट का सेंट बोलो कहाँ से उठाया गया है? यहाँ से उठाया गया है ना। तो अब हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज की क्या उपयोगिता है, हमारे लाइफ में क्या उपयोगिता है। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में, तो लगभग हर एक वनडे एग्जामिनेशंस में परसेंटेज का क्वेश्चंस आपको देखने में किसी न किसी रूप में मिल जाएगा ना। अगर मैं बात करूं 12th एग्ज़ाम की ना, बात किसकी करूंगा? 12th एग्ज़ाम की। और एक बात करूंगा मैं ग्रेजुएशंस की एग्ज़ाम की, 12वीं की और स्नातक की। अगर मैं कहूं एक छात्र ने 12th के एग्ज़ाम में कितने मार्क्स पाया है? 400 मार्क्स पाया है। और एक दूसरे छात्र ने ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स पाया है? 400 नंबर पाया है। तो बोलो किस में अच्छे नंबर हैं? तो बहुत से लोग कहेंगे कि सर 12th में अच्छे नंबर हैं। क्यों 12th में अच्छे नंबर हैं? क्योंकि आपको पता है 12th का बेस कितना होता है। यहाँ पे आउट ऑफ 500 कितने नंबर मिले हैं? 400 नंबर मिले हैं। अगर मैं ग्रेजुएशंस की बात करूँगा तो ग्रेजुएशंस में कौन कौन आ जाएगा? आपका बीएससी आ जाएगा, आपका बीकॉम आ जाएगा ना, आपका बीए आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा? बीटेक आ जाएगा ना। क्या सभी के मैक्सिमम मार्क्स सेम है कि अलग अलग हैं? सभी के मैक्सिमम मार्क्स अलग अलग हैं, कुछ के सेम है, कुछ के क्या होंगे? अलग होंगे। अगर जैसे मैं बात करता हूँ कि बीए किसी यूनिवर्सिटी का 800 होगा, किसी का 1200 होगा, ऐसे कुछ होगा कि नहीं होगा? तो वहाँ पे बताओ, हमें कंपेयर करने में, सबको एक साथ लेकर चलने में दिक्कत होगी कि नहीं दिक्कत होगी? अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर गवर्नमेंट कह दे कि जब कोई भी फॉर्म है, आयोग बोल दे, सॉरी गवर्नमेंट नहीं, आयोग बोल दे कि अगर किसी के ग्रेजुएशन में 500 नंबर हैं तो वही फॉर्म भर पाएगा, तो बताओ इसमें रिवोल्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा? कि अगर बात किया जाए जिसका मैक्सिमम मार्क्स 800 हैं वो 500 नंबर लाए, और जिसका मैक्सिमम मार्क्स बीटेक वगैरह का 2250 है वो 500 नंबर लाए। बात समझ में आ रहा? तो किसके लिए आसान है? बीटेक वालों के लिए। तो यहाँ पे हमें एक नए नंबर की जरूरत पड़ी जो हम सभी को क्या करें? एक साथ लेकर के चल सके ना। तो यहाँ पर 500 में कितना मिला है? 400। तो बोलो एक पर कितना मिलेगा? 400 डिवाइड बाई 500। तो 100 पर कितना मिलेगा? 400 डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 100। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर हमने 100 पर निकाला, वो नंबर क्या हम लोगों ने माना? 100 नंबर माना, कि सबको एक साथ लेकर के हम लोग क्या करें? चल सके ना। तो अब बात किया जाए यहाँ पे परसेंटेज। यहाँ पर परसेंटेज की हम लोगों को दो चीज़ें क्लियर हुई है ना। परसेंटेज की दो चीज़ें क्लियर हुई है। सबसे पहले फॉर्मूला,
अगर आप लोग कभी भी अपने 12th एग्जाम का परसेंटेज निकालते थे तो कैसे निकालते थे? ऊपर क्या लिखते थे? ऑब्टेन मार्क्स, और डिवाइड बाय क्या लिखते थे? टोटल मार्क्स, कुल अंक, मल्टीप्लाई बाय 100। ऊपर प्राप्तांक और नीचे कुल और मल्टीप्लाई बाय 100। बात समझ में आया कि नहीं आया? या हिंदी वर्ड में और अच्छे वर्ड में बोलोगे तो कितना नंबर पाया है, ऊपर कितने नंबर मिले हैं, और डिवाइड बाय कितने में मिले हैं, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको हम बच्चों रिप्रेजेंट कर देते हैं एक अच्छे से रूप में। जैसे ऑब्टेन मार्क्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आर बोल देते हैं। आर मतलब रिजल्ट, आपका रिजल्ट क्या रहा, कितने नंबर पाए। डिवाइड बाय टोटल को क्या बोल दे? बेस बोल दे। और मल्टीप्लाई बाय हम लोग क्या बोल दे? 100 बोल दे। दैट इज अ परसेंटेज। क्या मेरी बात समझ में आया आपको कि परसेंटेज ऊपर ऑब्टेन्ड, नीचे टोटल और मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो जिस जिस नंबर में परसेंटेज लग जाता है, और अगर हमें परसेंटेज निकालना हो तो आपका यही फॉर्मूला है ना। जैसे हम लोग निकाल कर दिखाते हैं ना, इसी फॉर्मूले में हम लोग कितने सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। अच्छा, परसेंटेज जैसे आप लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे जान लिया है। अगर मैं बात करूं लाभ प्रतिशत, क्या बात करूं? लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज ना। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कह दूं मेरी इनकम जो है 20% बढ़ गई ना। मेरी इनकम कितनी बढ़ गई? 20% क्या हुआ? बढ़ गया। तो आपने अपनी इनकम कितना माना? 100 मान लिया। कुछ लोग x मानते हैं, कुछ लोग 100 मानते हैं, और कुछ लोग कोई एक और वैल्यू मान लेते, रेशियो वाली वैल्यू। वो हम लोग धीरे करके भी आगे हम लोग पढ़ेंगे धीरे से ना। तो मैंने अपनी इनकम कितनी मान ली? 100। अभी इनकम कितनी मान ली? 100। 20% बढ़ गया, तो 100 का 20% निकालोगे तो कितना होगा? 100 का 20%, दैट इज अ 20। तो 20 बढ़ गया, कितना हो गया? 120 हो गया। तो मेरी इनकम क्या हुआ? 20% बढ़ गई, 20% इंक्रीज। क्या ये बात समझ में आया? तो यहाँ पे ये इनिशियल इनकम और ये आपका क्या हो गया? करेंट इनकम हो गया। अब इसी को मैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिप्रेजेंट करता हूं ना। अगर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में जानोगे तो जो प्रॉफिट या लॉस में जो टर्म्स आते हैं ना, जो शब्द आते हैं, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं कि लाभ कमाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक कोई बिजनेस स्टार्ट करने पड़े, कोई व्यापार, मीन्स कोई चीज़ खरीदना पड़ेगा ना। कोई चीज़ खरीदोगे और खरीदने के बाद क्या किया जाएगा? उसी चीज़ को बेचा जाएगा। तो जो कोई चीज़ खरीदोगे तो खरीदने को आप लोग क्या बोलते हो? कॉस्ट प्राइस बोला जाता है, क्रय मूल्य बोला जाता है। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। और बेचने को क्या बोला जाता है? सेलिंग प्राइस बोला जाता है। सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य ना। तो अगर मुझे 20% लाभ पर बेचना है तो लाभ या हानि सबसे पहले खरीदोगे। तो जैसे मान लिया मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदा, कितने रुपए में परचेज किया? 100 रुपीज में। अब 20% प्रॉफिट पे बेचना है तो 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। तो 20 रुपए जोड़ करके बेचना है ना, तो कितने में बेच दिया जाएगा? 120 रुपीज में बेच दिया जाएगा। तो देखो इंक्रीज्ड परसेंटेज में किसका रेशियो आता है? इंक्रीज्ड परसेंटेज में किसका रेशियो आता है? ये इनिशियल इनकम और ये करंट इनकम। इनिशियल मतलब पहले वाली इनकम, मूल इनकम, और ये वाली वर्तमान इनकम। यहाँ पर इनिशियल को क्या बोल दिया जाता है? कॉस्ट प्राइस बोल दिया जाता है, और बाद वाली को क्या बोल दिया जाता है? सेलिंग प्राइस बोल दिया जाता है। खैर मेरी बात से मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा ना। तो देखो 100 की चीज है, आपने 120 में बेचा तो आपको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? तो परसेंटेज निकालना है, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। P मीन्स प्रॉफिट परसेंटेज। तो बोलो कितना लाभ हुआ? 20 का। तो ऊपर क्या लिखा जाएगा? लाभ,
और लाभ या हानि किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखो 1% से आपका एक और फॉर्मूला निकल करके आ गया। अगर मैं हानि की बात करूंगा, हानि मतलब डिक्रीज्ड परसेंटेज, मतलब ज्यादा में खरीदो और कम में बेच दो। 100 में खरीदा 90 में बेचा, तो यहां पर क्या हो गई? हानि हो गई। अगर हमें हानि परसेंटेज निकालना है तो ऊपर क्या लिखा जाएगा? हानि, और किस पर होता है? क्रय मूल्य पर, और मल्टीप्लाई बाई 100। सभी फॉर्मूले के आपका इसी से निकल के आए अगर आपको परसेंटेज निकालना है। अगर डिस्काउंट परसेंटेज कितना होता है? छूट। छूट किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर दिया जाता है ना। तो जैसे अंकित मूल्य आपका कितना है? 100 है, अंकित मूल्य कितना मान लिया? 100 है ना। अब एक दुकानदार ने 10 रुपए की छूट करा, नहीं, एक कस्टमर ने 10 रुपए की छूट करवा लिया, तो दुकानदार ने कितने में बेचा? 90 में बेचा। तो कितने की छूट मिली? 10 रुपए की। तो डिस्काउंट परसेंटेज के लिए ऊपर डिस्काउंट और किस पर देते हैं? अंकित मूल्य पर, MRP पर, और मल्टीप्लाई बाई 100। बात समझ में आया कि नहीं आया? परसेंटेज से इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, करंट वैल्यू। प्रॉफिट परसेंटेज से क्या आएगा? CP और SP। लॉस परसेंटेज से भी CP और SP। डिस्काउंट परसेंटेज से MP और SP आएगा। अब एक चीज और बच गया यहां पर, आपका रेट परसेंटेज बच गया। क्या बच गया? रेट परसेंटेज। वो भी समझते, जैसे मैंने आपसे 100 रुपए उधार लिया और कुछ महीनों बाद, कुछ दिन बाद मैंने आपको क्या किया? 130 रुपए उधार दिया, मैंने उधार चुकता किया। तो मैंने 100 रुपए उधार लिया, यहां पर 100 रुपीज को क्या बोला जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू बोला जाएगा, मूलधन बोला जाएगा ना, मूलधन बोला जाएगा। और जो मैंने आपको दिया उसे क्या बोला जाएगा? अमाउंट बोला जाएगा, मिश्र धन बोला जाएगा। मिश्र मतलब जुड़ा हुआ, मिश्र धन बोला जाएगा। तो कितने का ब्याज मिला? 30 का। किस पर मिला? मूलधन पे, मल्टीप्लाई बाई 100। अगर हमको यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग? रेट परसेंटेज निकालना, वार्षिक ने ब्याज की दर। ऊपर क्या लिखा जाएगा? इंटरेस्ट, INTEREST। और इंटरेस्ट किस पर मिलता है? प्रिंसिपल वैल्यू पर मिलता है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो बोलो 1% के फॉर्मूले से आपके कितने परसेंटेज के फॉर्मूले डिराइव्ड हुए? एक प्रॉफिट परसेंटेज, दूसरा लॉस परसेंटेज, एक डिस्काउंट परसेंटेज, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो जब भी बात हो, अगर मैं एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से क्या करूं? कोरिलेट करूं। एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से मैं क्या करूं? कोरिलेट करूं। एग्जाम्पल देखो समझना, जैसे यहां पर मैंने अभी आपको बताया इंक्रीज्ड परसेंटेज, यहां पर इंक्रीज्ड परसेंटेज बोला जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्रीज्ड परसेंटेज को क्या बोला जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज बोला जाएगा ना। इंक्रीज्ड परसेंटेज मतलब क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज। अगर मैं डिक्रीज्ड परसेंटेज कहूं, कमी ना, डिक्रीज्ड परसेंटेज। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो वहां पर लॉस परसेंटेज बोला जाएगा ना, हानि प्रतिशत, और डिस्काउंट परसेंटेज बोला जाएगा, छूट परसेंटेज। दोनों में डिक्रीज्ड होता है। और इंक्रीज किस में होता है? प्रॉफिट परसेंटेज और रेट परसेंटेज, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। क्या मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा ना। तो अगर बच्चों हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं तो देखो ध्यान देना, तो परसेंटेज की आपके पास दो चीजें निकल करके आई। परसेंटेज में आपने अभी यहां तक दो चीजें सीखी। एक तो परसेंटेज की क्या सीखी? डेफिनेशन सीखी। और दूसरा परसेंटेज का क्या सीखा? फॉर्मूला। तो अगर मैं परसेंटेज की डेफिनेशंस की बात करूं तो बोलो हमने कितने पे वैल्यू सॉल्व किया था? 100 मान के 100 पे निकाला था ना फाइनल वैल्यू। तो परसेंटेज की डेफिनेशन होती मात्र 3 वर्ड्स की, आउट ऑफ 100, 100 पर कितना। और अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं परसेंटेज की, तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है?
रिजल्ट अपॉन बेस मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज अ परसेंटेज। तो बच्चों बहुत पहले हम लोग x मानकर चलते थे। अच्छा ये बताओ x ही क्यों मानते थे? क्या ABCDEFGH नहीं मान सकते थे? कोई भी वैल्यू मान सकते थे। अब कुछ बड़े हुए तब 100 माने। क्या जरूरी 100 माने? क्या कुछ और वैल्यू नहीं मान सकते? बिल्कुल वैल्यू मान सकते हैं। तो बच्चों जब वैल्यू मानना ही है तो कुछ ऐसी वैल्यू ना माना जाए जिससे हमारा कैलकुलेशंस क्या हो जाए, आसान हो जाए। अच्छा बताओ कैलकुलेशन छोटी वैल्यू में ज़्यादा आसान होती है कि बड़ी वैल्यू में? छोटी वैल्यू में। बात समझ में आया? तो अब मैं बात करूंगा परसेंटेज के बेस की, परसेंटेज की बेस की बात करूंगा। जैसे मैंने क्या कहा, मेरी इनकम 20% बढ़ गया ना, 20% बढ़ गया, तो आपने इनकम कितना माना? 100। 20% बढ़ गया, कितना मान लिया? 120। अगर मैंने कह दिया मेरी इनकम 10% कम हो गया, तो इनकम 100 माना, 10% कम हो गया तो कितना हो गया? 90 हो गया। अगर मैंने कह दिया मेरी इनकम 16.66% कम हो गई, तो यहाँ पे आपका कलम क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। यहाँ पे आपका कलम क्या होगा बच्चों? रुक जाएगा। तो यहाँ पर फिर दिक्कत हो जाएगी ना, कि यहाँ पर अगर 100 माना तो क्वेश्चंस क्या हो जाएगा? थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा सॉल्व होने पे। और ये और इसका फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होती है? अप्रॉक्सीमेट होती है, ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है, और इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। समझते हैं, जैसे मेरी इनकम 20% बढ़ गई, तो व्हाट इज अ 20%? 20% जैसे आप लोगों ने लिखा 20/100। बात समझ में आया? 20% मतलब क्या होता है? बाई 100 ना। तो आपने इनकम कितना माना? 100 माना, और 100 का 20% कितना हुआ? 20 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 120। अगर मैंने बाद में डिवाइड किया और रेशियो निकाला तो कितना हुआ? 5:6 हुआ ना। ये बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों हमें जब डिवाइड ही करना है तो क्या हम पहले नहीं डिवाइड कर लें? तो मैंने डिवाइड कर लिया। 20% कितना होगा फ्रैक्शन में? 21 × 20, 25 × 100। बात समझ में आया? तो 20% कितना हो गया फ्रैक्शन में? 1/5। 20% कितना हो गया? 1/5। तो ये वाली हमने कितना इनकम माना? 5 हमने क्या माना? इनकम माना। और 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है ना। तो 5 हमने इनकम माना, 20% बढ़ गया, मतलब 1 बढ़ गया, कितना हो गया इनकम? 6 हो गया। ये हमारा रेशियो हो गया। अगर जिसको पता है 16.66% कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/6 सिखाऊंगा आगे चल के ना। तो इनकम कितना माना? 6 माना, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 7 हो गया। बात समझ में आया? तो इन रेशियो को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शंस निकालना सीख लें। तो यहां पर बच्चों हम लोग 2 पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? यहां पर फ्रैक्शन से परसेंटेज, और फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन। जैसे मैं बात करूंगा 2/3, ये 2/3 क्या है? फ्रैक्शंस वैल्यू है। या 3/5, ये कौन सी वैल्यू है? फ्रैक्शंस वैल्यू है ना। या फिर मैं कह दूं R/B, रिजल्ट अपॉन बेस, कोई भी फॉर्म लिख सकते हो। इक्वल्स टू, क्या मैं लिख लूं? R/B, और मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूं, और 100 से क्या मैं डिवाइड कर दूं? किसी को कोई प्रॉब्लम? 100 से मल्टीप्लाई, फिर 100 से डिवाइड। तो अब इसी को R/B इक्वल्स टू R/B मल्टीप्लाई बाई 100, और 1/100 की जगह मैंने क्या किया? परसेंटेज का सिंबल लगा दिया। बात समझ में आया? तो फ्रैक्शंस वैल्यू R/B होती है,
और परसेंटेज वैल्यू R बाई बी मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज का सिंबल लगा दिया। तो यहाँ से देखो 1/100 की जगह क्या सिंबल लगाया, परसेंटेज। तभी हम लोगों ने पढ़ा था पर मीन्स होता है डिवाइड और सेंट मतलब क्या होता है 100। बात समझ में आया। तो परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, परसेंटेज मतलब 1/100 इसकी वैल्यू होती है। तो एक हमने पढ़ा क्या, डेफिनेशन, दूसरा पढ़ा हमने क्या, फॉर्मूला, और तीसरा हमने पढ़ा वैल्यू की 100 में 1। तो जैसे हम लोग बात करें, जैसे 1 क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज का सिंबल लगा दिया, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। बात समझ में आया। समझाने के लिए जैसे मैं 1/2 की बात करूं तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज का सिंबल लगा दिया, कितना हो गया 50%। और एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं 1/6 की बात करूं तो 1/6 मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज का सिंबल लगा दिया, कितना हो जाएगा 16.66 या फिर 16/2/3%। बच्चों आगे चल के मैं जो फ्रैक्शंस का वीडियो है ना, एक कंप्लीट वीडियो, वो आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा उसमें। अभी हम थोड़ा सा बस आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हल्का सा डिस्कशंस कर दे रहे हैं। बात समझ में आया। अगर मैं 50% की बात करूं, किसकी बात करूं, 50%। तो देखो यहां पे हमने R बाई बी क्या है, फ्रैक्शन, R बाई बी क्या फ्रैक्शन। यहां पर हम लोग फ्रैक्शन से किस में गए, परसेंटेज में। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाते हैं, फ्रैक्शन में किसका मल्टीप्लाई किया, 100 का मल्टीप्लाई किया और परसेंटेज का क्या लगा दिया, सिंबल लगा दिया। देखो फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई किया और सिंबल का मतलब कितना होता है 1/100 ना। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए वी मल्टीप्लाई बाई 100 इन फ्रैक्शन एंड पुट द परसेंटेज सिंबल, ऐसे करके हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं से 50%, अब मैं बात करूंगा परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। तो 50% क्या होगा 50 और परसेंटेज को हटा करके हम लोगों ने क्या किया बाई 100, तो बोलो कितना हो गया 1/2 हो गया। मेरे ख्याल से मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों देखो ध्यान देना, ये सबको आना चाहिए। परसेंटेज से क्या आना चाहिए आपको, फ्रैक्शन। परसेंटेज से क्या आना चाहिए, फ्रैक्शन लिखना। और फ्रैक्शन से क्या आना चाहिए, रेशियो लिखना आना चाहिए। रेशियो में बताऊंगा 3 पार्ट होते हैं। और फिर रेशियो से क्या आना चाहिए, फ्रैक्शन आना चाहिए। और फिर फ्रैक्शन से क्या आना चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए। बेसिकली परसेंटेज से डायरेक्ट रेशियो और रेशियो से परसेंटेज, ये आपको आना चाहिए। ये आपके आगे चल के आपके क्वेश्चंस में काफ़ी सारा यूज होगा, इसलिए मैं पहले ही समझा देता हूँ। जैसे मैं कह दिया 20% को फ्रैक्शन में लिखो। मेरी बात बड़ा गौर से समझना, 20% को फ्रैक्शन में लिखो। तो 20% कितना होगा फ्रैक्शन में, बोलो। आपने क्या किया 20/100 किया और सॉल्व किया, कितना आया 1/5। समझना 20% को हम लोगों ने किस में लिखा, फ्रैक्शन में लिखा। अब मैं कहूं 20% को रेशियो में लिखूं। देखो मैंने क्या कहा 20% को किस में लिखना है, रेशियो में। तो 20% 1 फ्रैक्शन, इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1/5। 1/5 मतलब क्या होता है 1/5 होता है। अब देखो समझना, अब यहां पे मैं कहता हूं रेशियो में लिखना है 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज। अब ये देखो यहां पे मैंने 20% को क्या लिखा है, केवल परसेंटेज को किस में लिखा है, रेशियो में लिखा है। तो क्या लिख दिया 1/5। अब मेरी बातों को ध्यान से समझना, 20% इंक्रीज्ड, जहां पे इंक्रीज्ड लग जाए तो बोलो इनकम कितना माना 5 माना। 5 का 20% कितना होगा 1 होता है,
बेस और ऊपर क्या होता है रिजल्ट। तो एक बढ़ गया तो बोलो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात समझ में आया। अगर मैं बात करूं 20% डिक्रीज की बात करूं तो इनकम कितना माना 5 माना और एक डिक्रीज हो गया। इनकम कितना माना 5 माना, एक डिक्रीज हो गया तो बच्चों कितना हो गया 6 हो गया। बात समझ में आया। तो याद रखना ये वाली वैल्यू कौन सी होती है एजम्पशंस वैल्यू होती है और केवल और केवल 3 बेस होते हैं परसेंटेज में बस जो आप लोग एज्यूम्ड करते हो। 3 को याद रखना होगा बस, उसी में आप पूरे क्वेश्चंस लग जाएंगे। एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे छोटा सा मैंने लिख दिया 30%। 30% कितना होगा फ्रैक्शन में बोलो 30% को हटाया बाई 100 कर दिया, कितना हुआ 3/10। तो 30% को फ्रैक्शन में कितना लिख दिया गया 3/10, 3/10। अगर मैं कहूं 30% को किस में लिखो रेशियो में लिखो तो 3:10। बार बार बता रहा हूं, जो बच्चे इनिशियल करें स्टार्टिंग करेंगे ना तो केवल और केवल मैंने क्लास में देखा इसी में गड़बड़ी बात करते हैं। अगर मैंने कह दिया कि इनकम 30% क्या हो गई इंक्रीज हो गई तो कुछ लोग 10:3 लिख देते हैं, कुछ लोग 3:10 लिख देते हैं। हाँ बहुत सारे बच्चे लिखते हैं। बस याद रखना ये वाली वैल्यू मानने वाली, इनकम कितना माना 10 माना, 10 का 30% 3 हुआ, 3 बढ़ गया बोलो कितना आया 13 हुआ, 10 था 3 बढ़ गया कितना हो गया 13 हो गया। अगर मैं कहूं 30% डिक्रीज ये हो गया 30% ऊपर का सिंबल इंक्रीज। अगर मैं कह दूं 30% डिक्रीज है तो इनकम कितना माना 10 माना, 3 कम हो गया तो बोलो कितना हो गया 7। तो देखो मानने वाली वैल्यू आपकी ये ही रही। बात समझ में आया कि नहीं आया? मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर मैं परसेंटेज की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा परसेंटेज की बात करूंगा, तो परसेंटेज में टोटल आपके बेस कितने होते हैं केवल और केवल 3 बेस होते हैं। 3 बेस जो एज्यूम्ड करते हो, समझाता हूं अभी ना। अब 3 बेस पे इर्द गिर्द आपका परसेंटेज घूमता है। अगर मैंने कह दूं मेरी इनकम 20% बढ़ गई, सबसे पहले मैं बात करूंगा इंक्रीज या डिक्रीज की, कंफ्यूज मत होना, इंक्रीज या डिक्रीज की। दूसरी बात करूंगा मोर या लेस की, इसको आप लोग कंपेयर भी कह सकते हो, कभी कंपेयर करना होता है ना तुलना। तीसरी बात करूंगा टोटल की बात करूंगा, समझना किसकी बात करूंगा टोटल की बात करूंगा। अब देखो जैसे मैंने क्या कह दिया मेरी इनकम 40% बढ़ गई तो 40% आप लोगों ने कितना फ्रैक्शन में लिखा 40/100, 0 से 0 कितना हुआ 2/5। बात समझ में आया? तो मेरी इनकम 40% बढ़ गई तो इनकम कितना माना 5 का 40% कितना होगा 2। तो देखो यहां पर आपकी कितनी वैल्यू 2 वैल्यू है ना, तो इनकम मेरी 2 बढ़ गई तो 5 से कितना हो गया 7 हो गया, 5 से कितना हो गया 7 हो गया। ये पहला बेस। या फिर 40% इंक्रीज्ड, ऊपर वाला सिंबल इंक्रीज्ड। अगर मैं कहूं 40% डिक्रीज्ड तो 40% कितना होगा 2/5। तो इनकम कितना माना 5, 2 डिक्रीज्ड हो गया तो कितना हो गया 3। तो ये मोर और लेस वाला बच्चों आपका कौन सा बेस होगा पहला बेस होगा। और इसमें आपके बहुत सारे टाइप आएंगे। इसमें आपके इनकम एक्सपेंडिचर, कुछ सवाल मेंसुरेशंस के, कुछ क्वेश्चंस रेशियो बेस्ड क्वेश्चन से, काफ़ी सारे टाइप आते हैं। इससे कंफर्म सवाल आना है हर एक एग्जाम में। अगर मैं दूसरे बेस की बात करूं, यहां पर मोर या लेस कंपेयर। अच्छा कंपेयर करने में एक बात याद रखना कि कंपेयर किससे करना है। क्या एट अ टाइम 2 लोग होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? एट अ टाइम 2 लोग होने चाहिए। जैसे मैं किसी बंदे की कंपेयर, एक्स की कंपेयर किससे कर रहा हूं वाई से कर रहा हूं, और मैंने कह दिया एक्स वाई से 40% अधिक है,
x की इनकम y से कितना अधिक है, 40% अधिक है। समझना, मेरी बात को गौर से समझना। अगर जैसे मैं बात करूं कि जैसे कोई दो लोग हैं, अगर आपको कंपेयर करना है दो लोगों में, आपको अपने बारे में पता है कि दूसरे के बारे में, आप लोगों को अपने बारे में क्या है, पता है ना अपने बारे में। अगर कंपेयर करने के लिए क्या होना चाहिए, सामने वाले के बारे में जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे मैं इंग्लिश की बात करूं पॉजिटिव सेंस में, आई एंड यू बोलते हैं कि यू एंड आई बोलते हैं? हाँ, यू एंड आई बोलते हैं ना, पहले आप। और एग्जांपल, जैसे मैं कह दूं ए की इनकम बी से 2 गुना है, बी से क्या है, डबल है, तो क्या यहां पर ए को मानोगे कि बी को मानोगे? बोलो, यहां पर बी को 1 माना तो ए कितना हो गया, डबल हो गया। बात समझ में आया? तो इंक्रीज या डिक्रीज में स्टार्टिंग वाला बेस मानते हैं, और बच्चों मोर और लेस में बाद वाला बेस मानते, ये वाली वैल्यू बेस हो गई। बात समझ में आया? तो y की इनकम 5 माना, 5 का 40% 2 है, तो x y से 40% ज्यादा है, तो 2 बढ़ गया, कितना हो गया, 7:5 हो गया। तो बच्चों केवल और केवल आपको टर्म्स पता होना चाहिए कि इंक्रीज का मतलब क्या होता है, मोर या लेस का मतलब, मोर या लेस का मतलब क्या होता है। बात समझ में आया? टोटल का मतलब क्या होता है। बात समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से ना, ठीक है। अगर मैं कह दूं मेरी इनकम 30 पर x की इनकम y के इनकम से 30% कम है, तो 30% कितना होगा, 3/10 समझाया हूं 30% फ्रैक्शन में, तो डिक्रीज है ना, मतलब कम है ना, x y से 30% कम है, तो y को 10 माना, x3 कम है, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बात समझ में आया? यहां पे कौन सी वैल्यू मानी है, सामने वाली वैल्यू मानी। जब बच्चों ये टाइप पढ़ाऊंगा तो इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे टाइप बनते हैं, जब मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो जो मैं ये क्या बोलते, जो बेस कैटेगराइज कर रहा हूं ना, एक क्वेश्चंस में कई कई टाइप आपको मिलेंगे। अब देखो टोटल की बात करूंगा, अगर टोटल की बात करूंगा तो टोटल, जैसे मैं क्लास की बात करूंगा, क्लास में क्या है, बॉयज और गर्ल्स हैं। जैसे कह दिया क्लास में बॉयज कितने हैं, 40%, अगर क्लास में बॉयज 40% माना तो गर्ल्स कितना हो जाएगा, टोटल 60%। बात समझ में आया? यहां पर रेशियो कितना मिला, 2:3। और आपको पता है 40% फ्रैक्शन में कितना होता है, हम लोगों ने निकाला था 2/5। यहाँ पे 2 और 3, बताओ किस 5 कहाँ गया यार, समझ ही में नहीं आ रहा है ना। 5 किसको माना, 5 यहाँ पर 3 और 2 कितना हुआ, 5, तो यहाँ पर 5 किसको माना, टोटल को माना, क्लास को माना। तो देखो 5 का 40% कितना होगा, 2, तो 5 में से 2 कौन है, बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी को हम लोग किसमें, इनकम, एक्सपेंस और सेविंग में भी डिनोट कर सकते हैं, मिक्सचर्स में भी आएंगे। बात समझ में आया? तो यहाँ पे आपके कितने हैं, 3 बेस होते हैं। पहला बेस आपका ये चलेगा, दूसरा ये चलेगा, तीसरा ये चलेगा, फिर इन सभी बेसों को क्या होगा, कंबाइन होंगे और आपके हाई लेवल के क्वेश्चंस क्या होंगे, बनेंगे। और बच्चों मैं एक छोटा सा क्वेश्चंस उठाऊंगा, उसी छोटे क्वेश्चंस को क्या करूंगा, बार बार क्या करूंगा, उसी को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हुए मैं चला जाऊंगा। तो क्या क्वेश्चंस पे आ जाए? मेरे ख्याल से बेस हम परसेंटेज के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं। बस एक चीज याद रखना परसेंटेज के बारे में, बस एक चीज याद रखना, परसेंटेज से आपको क्या अच्छे से आना चाहिए, परसेंटेज से रेशियो निकाल लेना भाई, और रेशियो से क्या निकाल लेना आप लोग, परसेंटेज निकाल लेना। अगर आपको ये आता है तो काफ़ी हद तक क्वेश्चंस आपको से सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद हम किस पर डिस्कशन करेंगे, वैल्यू पर भी डिस्कशन करेंगे। कभी कभी परसेंटेज ना पूछ करके वैल्यू पूछा जाता है। बात समझ में आया? जैसे परसेंटेज, फिर मैं समझा रहा हूँ, 10% की बात हुई तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में लिखोगे 1/10, 10/100 ना। फिर इसमें 3 आएंगे, 3 कौन कौन से आएंगे, इसको रेशियो में लिखो तो 1:10, 10% इंक्रीज आ गया तो इनिशियल वैल्यू 10, 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 11 हो गया। फिर 10% अगर डिक्रीज कह दिया,
10 माना, एक कम हो गया 9 हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे ख्याल से परसेंटेज से रेशियो लिखना आप लोग जान गए हो। अब हम लोगों को रेशियो से क्या लिखना है? परसेंटेज लिखना रेशियो से हम लोगों को सीखना, तो वो भी बड़े अच्छे से सीखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने 15% लिखा, 15% बोलो फ्रैक्शन में कितना होगा? सॉल्व करो, 15/100, 5 से डिवाइड किया, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 3/20। अगर मैंने कह दिया मेरी इनकम 15% बढ़ गई, तो बोलो इनकम कितना माना? 20 ना, और 20 का 15% 3 होगा, तो 3 बढ़ गया, कितना हो गया? 23। बच्चों ये हम लोगों ने रेशियो लिखना सीख लिया ना। अगर हम कहें कि अब हमें रेशियो से क्या निकालना है? परसेंटेज। तो मेरी इनकम बोलो कितनी बढ़ी? 20 से 23 हुई ना, तो 20 से 23, कितना इंक्रीज? 3। परसेंटेज रिजल्ट अपॉन बेस मल्टीप्लाई बाई 100। तो कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। किस पर बढ़ा? 20 पर ना, स्टार्टिंग वैल्यू, यही तो बेस होती है, और मल्टीप्लाई बाई 100। सॉल्व किया, कितना आ गया? 15%। बात समझ में आया? तो जब भी हम लोग बेस की बात करेंगे तो उसके जस्ट पहले वाली वैल्यू क्या होती है? बेस होती है, क्योंकि इंक्रीज या डिक्रीज कौन सी वैल्यूम होती है? स्टार्टिंग वैल्यूम, इनिशियल वैल्यूम होती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो परसेंटेज से रेशियो, रेशियो से परसेंटेज। जैसे मैंने कह दिया कोई नंबर 20 से 17 हो गया, तो कितना डिक्रीज? 3, डिवाइड बाई क्या लिखा जाएगा? 20 था 17 हुआ, कितना परसेंट कम हुआ? तो किस में कम हुआ है? 20 में, मल्टीप्लाई बाई 100। बात समझ में आया? अभी भी कितना आएगा? 15%। और बहुत सारे बच्चे 17 डिवाइड में रख देते हैं, जो कि गलत है ना। तो याद रखना कि जस्ट पहले वाली वैल्यू आपकी क्या होगी? बेस होगी। तो मेरे ख्याल से बताओ क्वेश्चंस में आया जाए। अब एक मैं प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चंस उठाऊंगा और उसी क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड बनाता हुआ चला जाऊंगा। और पहला क्वेश्चंस आपकी मजबूरियों से बने तो और मजेदार है ना, आपकी मजबूरियों से। अब आपकी मजबूरियां क्या क्या हैं, समझा जाए आपकी मजबूरियां। जैसे कितने लोग यहाँ पीजी लेकर के रहते हैं या रूम लेकर के रहते हैं? अच्छा नहीं रहते काफी लोग। अरे मैथ्स वाले बच्चे हो भैया, मान लिया जाए ना। चलो, जैसे मान लिया कि सब लोग पीजी लेकर के रहते हैं, समझना क्वेश्चन समझेंगे और खुद पे आधारित हो तो मजा आएगा। अब देखो ध्यान दिया, सब लोग पीजी लेके रहते हो और सुबह सुबह सबको चाय पीने का शौक है। अच्छा कुछ लोग नहीं पीते होंगे, मान लिया, मैथ्स में क्या दिक्कत है मानने में। और कितने रुपए की चाय आती है? 10 रुपए की चाय आती, 10 रुपीज पर कप चाय है। आप लोग सुबह सुबह क्या होते हैं? 10 रुपये जाते हो, सुबह सुबह 10 रुपए की चाय पिया जाता है। अब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, जैसे कल आप आए और आपको तो पता है 10 रुपए की कप चाय है, तो आप लोग 10 रुपए लेकर के आए और आपने आपने कहा उससे कि भैया 1 कप चाय दे दो। तो उसने क्या कहा? भैया चाय की रेट बढ़ गया। क्या बढ़ गया? प्राइस बढ़ गया। अब क्या किया जाए? प्राइस बढ़ गया। अब आप रुपया नहीं बढ़ा सकते, आप लोग क्यों नहीं, आप एक्स्ट्रा खर्चा कर सकते हो, क्योंकि आपको फिक्स रुपया मिलता है आपको खर्चे के लिए, जैसे मंथली में जो भी निर्धारित है वो फिक्स मिलता है। और आपको चाय भी पीना है। और हाँ, दिमाग मत लगाना ज़्यादा कि कह दो उधार ले लो, उधार उधार कुछ नहीं, कोई रिश्ता नहीं। बात समझ में आया? तो बताओ अब क्या किया जाए, किस में कमी किया जाए? प्राइस बढ़ गया, कमी किस में किया जाए? तो क्या बोलोगे? कोई भैया बोलते भैया हाँ 10 रुपए में जितनी चाय आ जाए उतनी ही दे दो। बात समझ में आया? तो यहां पे क्वांटिटी को क्या बोला जाता है, ध्यान देना, कंजम्पशंस। आपको टर्म्स पता होना चाहिए। कंजम्पशंस हिंदी में बोलते हो खपत, और प्राइस मतलब कीमत। और आपका क्या रहे? खर्च, आपका एक्सपेंस क्या रहे? फिक्स रहे। बात समझ में आया? इसी क्वेश्चंस को बच्चों कॉम्प्लिकेटेड बनाते हुए चले जाएंगे।
तो यहाँ पर बढ़ा है प्राइस में, कम किस में करना है, कंजम्पशंस में। एक्सपेंस को क्या रखना है, फिक्स रखना है। तो अब तो सबसे पहले ये बताओ इन तीनों में रिलेशंस क्या है। पहला प्राइस है, दूसरा कंजम्पशंस है और तीसरा क्या है, एक्सपेंस है। तो इन तीनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशंस होगा, है ना। क्या रिलेशंस है? सबसे पहले प्राइस क्या होता है, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो फुटकर दुकानदार होते हैं ना, क्या बोलते हो, किराना स्टोर वाले, वो बहुत बढ़िया बताते हैं। जैसे मान लो हम लोगों को चीनी खरीदनी है, आपने कहा, क्या कहा, भैया 1 किलोग्राम चीनी दे दो। तो उसने क्या कहा, भैया चीनी की कीमत कितनी है, 50 रुपया प्रति किलोग्राम। इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट इज कॉल्ड प्राइस। बात समझ में आया? 1 यूनिट का कीमत क्या कहलाता है, 1 किलोग्राम की कीमत क्या कहलाता है, प्राइस कहलाता है। तो प्राइस हो गया। फिर आपने क्या कहा, भैया 2 किलोग्राम चीनी दे दो। मान लिया 2 किलोग्राम खरीदा है ना, हॉस्टल में तो सब लोग 100-100, 200-200 ग्राम में काम चला देते थे। हाँ चलो, तो 2 किलोग्राम क्या खरीदा, चीनी। अब यहाँ पे क्वांटिटी को क्या नाम बोला जाता है, कंजम्पशंस, खपत। तो अब बताओ एक्सपेंस कितना हो जाएगा, क्या किया जाए, प्लस किया जाए कि मल्टीप्लाई किया जाए कि डिवाइड किया जाए, क्या किया जाए, मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम की कीमत 50 रुपए है, तो 2 किलोग्राम की कीमत 50 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहां से हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं एक्सपेंस बराबर क्या होगा, प्राइस इंटू कंजम्पशन। एक्सपेंस बराबर क्या होगा, प्राइस इंटू कंजम्पशंस। खर्च बराबर क्या होगा, कीमत गुणे खपत। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों ध्यान देना, ये एक ही नहीं, ये कई सारे फॉर्मूले हैं, इस पे याद रखना। जैसे अभी मैं एवरेज की भी बात करूंगा, एवरेज की बात करूं, जैसे मैंने कह दिया मैं स्पीड की बात करता हूं, जैसे मैं 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से घर आया, 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से घर आया। क्या पॉसिबल है कि आप 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं? पॉसिबल है। अच्छा, रास्ते में रेड लाइट नहीं मिलेगा? मिलेगा। कोई दोस्त वगैरह मिले, गप्पे करने लगे तब तो रेड लाइट भी मिलेगा, कहीं गाड़ी तेज होगी, कहीं गाड़ी धीरे होगी। तो ध्यान देना, जो स्पीड होती है आपकी एक्चुअल स्पीड नहीं, वो आपकी एवरेज स्पीड होती है। जैसे क्या कहा आपने, जैसे एग्जांपल लेता हूं, 80 किलोमीटर की डिस्टेंस से ट्रैवल किया और आपको 2 आवर्स का टाइम लगा, तो 2 आवर्स में कितना गए, 80 किलोमीटर। तो 1 आवर्स में कितना जाओगे, दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो 2 घंटे में 80 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर पर आवर्स। द डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एक इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। देखो यहाँ पे प्राइस है 1 यूनिट की वैल्यू, यहाँ पर स्पीड है, यहाँ पर डिस्टेंस मतलब टोटल, यहाँ पर एक्सपेंस मतलब टोटल, यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर क्या है, कंजम्पशंस है। बात समझ में आया? ऐसे ही आपको टाइम एंड वर्क में भी मिलेगा, ऐसे ही आपको एवरेज में भी मिलेगा। तो अब हम लोग आते हैं कि एक्सपेंस बराबर, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दूं ना, खर्च, एक्सपेंस बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन। अच्छा, सी बराबर क्या होता है, यहां से सी बराबर निकलो, ये डिवाइड में जाएगा, ई अपॉन पी। सी बराबर ई अपॉन पी। अगर मैंने कह दिया कि ई कांस्टेंट है, क्या चीज कांस्टेंट है, आपका ई कांस्टेंट है, तो बोलो सी कितना होगा, क्या 1/p होगा कि नहीं होगा, सी कितना होगा, 1/p होगा कि नहीं होगा। तो अब ई कांस्टेंट है, मैंने ई को हटा दिया, तो एक हम सिंबल लगा देते हैं, सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस ना, प्रपोर्शन का साइन लगा दिया और प्राइस रिवर्स है, तो 1/p है, तो इसे हम लोगों ने नाम दे दिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। बस याद रखना सी कितना है, होता है 1/p। यहां से निकालोगे टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, जब डी कांस्टेंट है, यहां पर एक्सपेंस कांस्टेंट। इसीलिए कहते एक चैप्टर का बेसिक
एक एक चीजें, कोई भी एक टॉपिक उठाओ और एक एक चीजें क्लियर कर लो। तो याद रखना, बकाया किसी चैप्टर में डाउट होगा नहीं, मतलब सभी को रिलेट करते हैं, बस क्या अलग अलग होते हैं, जो हम लोग टर्म्स पढ़ते हैं ना, ये थोड़ा सा चेंज रहते हैं बस। चलो क्वेश्चन, सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, समझते हैं। जैसे लिखा है बच्चों, जैसे मैंने कह दिया प्राइस, जैसे प्राइस का कुछ रेशियो आ गया, पहले प्राइस ए था, ए से बढ़कर क्या हो गया, बी हो गया। पहले प्राइस ए था, ए से बढ़कर कितना हो गया, बी हो गया। अब किस में कम करना है, कंजम्पशंस में कम करना है। क्या चीज कांस्टेंट हो, एक्सपेंस अगर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का मतलब क्या हो, 1:1 हो। जो पहले खर्चा हो रहा है वही अब खर्चा है हो रहा है, तो रेशियो कितना हो, 1:1। तो देखो C बराबर क्या होगा यहाँ से, E/P। तो E कितना है, E कितना है यहाँ पर 1 और P कितना A, 1/A और रेशियो 1/B। तो बच्चों पता है ना कि B आपका इधर चला जाएगा, A आपका कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, B/A हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। जैसे 1/A मेन डिवाइड बाई 1/B, तो ऐसे हुआ ना, तो B ऊपर चला गया तो B और A नीचे आ गया A, तो ये B हुआ और ये कितना हुआ, A हुआ। तो यहाँ पर हमने ये सीखा, अगर प्राइस का रेशियो X/Y है, कीमत का अनुपात X/Y है, अगर एक्सपेंस कांस्टेंट है तो कंजम्पशंस का रेशियो कितना होगा, Y/X हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चंस में आया जाए। आज का पहला क्वेश्चन से रहा क्या है, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड, याद रखना परसेंटेज याद रखना, देखो डिक्रीज्ड बाई 10% ना, चीनी के प्राइस में कितना हुआ है, 10% कम हुआ है। बात समझ में आया। तो मैंने क्या कहा था, परसेंटेज से रेशियो लिखना सबको आना चाहिए। 10% डिक्रीज हुआ है, तो हाउ मच परसेंटेज शुड बी इंक्रीज द कंजम्पशंस ऑफ शुगर। तो देखो प्राइस में कम हुआ है, कंजम्पशंस में कितना परसेंट बढ़ा दें, कंजम्पशंस में कितना परसेंट बढ़ा दें, सो दैट एक्सपेंस वुड नॉट चेंज्ड, मतलब एक्सपेंस में, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, नो चेंज हो, फिक्स रहे। पहले का खर्च और अब का खर्च क्या रहे, बराबर है। क्या सवाल समझ में आया। तो जो जो वैल्यू दिया है मैंने लिख लिया है, नीचे वाला सिंबल मैंने लगा दिया डिक्रीज का, और ऊपर मतलब इंक्रीज। डिक्रीज मतलब कमी, इंक्रीज मतलब वृद्धि। प्राइस बढ़ा है, कंजम्पशंस में क्या करना है, बढ़ाना है, एक्सपेंस क्या रहे, नो चेंज। अब छोटे से सवाल को देखना, कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा बच्चों, ध्यान देना। अगर प्राइस 10% कम हो गया तो क्या 10% को फ्रैक्शन में लिख लिया जाएगा, 10/100, और 10/100 कितना होता है, 10/100 दैट इज 1/10। तो प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, 10 माना, 10 ये वाला एज्यूम्ड कर लिया। अब 10 मानो, देखो आप 20 मानो, 25 मानो, 15.5 मानो, आंसर सबसे आएगा, किसी से जल्दी किसी से देर। और एग्जाम में बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, समय कम होते हैं, तो हमें थोड़ा जल्दी से सॉल्व करना होता है और 2-4 बातें याद रखनी होती हैं। तो प्राइस 10 माना, 1 बढ़ गया, बोलो कितना हो गया, 11 है, 1 बढ़ गया। बट यहाँ पर बच्चों क्या कहा गया, कमी आ गई, लो यही पे गड़बड़ कर दिया। अगर बढ़ाने के लिए कहे तो बढ़ाओ, कम करने के लिए कहे तो घटाओ। बात समझ में आया। 1 कम कर दिया है तो कितना हो गया है, 9 हो गया है। तो प्राइस का रेशियो 10:9। अगर एक्सपेंस आपका नो चेंज हो तो कंजम्पशंस का रेशियो कितना हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा। 10/9 का कितना हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा। अब क्या पूछा गया है कि खपत में
कितने परसेंट की वृद्धि करें, मतलब पूछा कि हाउ मच परसेंटेज शुड बी इंक्रीज्ड इन कंजम्पशन, मतलब कंजम्पशंस में चेंजेस पूछा गया है ना। तो देखो कंजम्पशंस यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 10 है ना, तो कंजम्पशंस बोलो कितना बढ़ाया है, कंजम्पशंस में बताना है, प्राइस लेके मत सॉल्व कर देना, क्योंकि पूछा किस पे गया है, कंजम्पशंस पे पूछा गया है। तो 9 से 10 हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 1 हुआ ना, और किस पर हुआ, स्टार्टिंग वाली वैल्यू बेस याद है ना, बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 100, 1/9 मल्टीप्लाई बाई 100 दैट इज 11 होल 1/9%। मेरे ख्याल से क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चंस ऐसा और ट्राई करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। The price of rice is decreased by 16 whole 2/3। फिर आ गया 16 whole 2/3। अब देखना कुछ लोग बच्चे जो सीखते हैं ना, इसको क्या लिखते हैं, 16 × 43 2 50/3 लिख देते हैं, और इसके बाद बड़ी सोच में क्या होते हैं, पड़ जाते हैं। बट ये नहीं पता परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाना है तो बाई 100 दैट इज 1/6, 15 2 100 3 2 6, और जिसको याद है वो तुरंत लिख जाएगा ना। तो प्राइस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, कितना 1/6, तो प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, कितना माना 6 माना, और एक डिक्रीज हो गया तो कितना हो गया 5 हो गया। बात समझ में आया, तो प्राइस डिक्रीज हो गया। अब पूछा गया कंजम्पशंस में कितना परसेंट इंक्रीज करें कि एक्सपेंडिचर चेंज ना हो। देखो किसमें डिक्रीज, प्राइस में, प्राइस डिक्रीज इतना परसेंट, कंजम्पशंस को क्या करना है, इंक्रीज करना है, कितना परसेंटेज कंजम्पशन इंक्रीज, एक्सपेंस क्या रहे, सेम रहे। तो अगर एक्सपेंस सेम है तो कंजम्पशंस का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स 5:6 ना। तो अब 5 से 6 कितना इंक्रीज, 1, किस पर 5 मल्टीप्लाई बाई 100, सॉल्व किया कितना आया 20% आ गया। बात समझ में आया बच्चों। अब देखो ध्यान देना, मेरी एक बात आगे गौर से समझना। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि क्वेश्चंस में आपका एक्सपेंस फिक्स है, एक्सपेंस कांस्टेंट है, वो डायरेक्ट देता है, और कभी कभी क्या होता है इनडायरेक्ट देता है। इनडायरेक्ट कैसे देगा पहले जानते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने कह दिया मैं 400 रुपए में, कितना 400 रुपए में कुछ किलोग्राम शुगर खरीद रहा था। जैसे मान लिया x किलोग्राम चीनी खरीद रहा था, कुछ मतलब x या कुछ भी 4 5 10 ऐसे कुछ भी होगा ना। तो 400 रुपए में खरीद रहा था ना, तो याद रखना 400 रुपया, रुपया किसकी यूनिट है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस, खर्च की यूनिट है ना, 400 रुपए। अब 400 रुपए में x किलोग्राम खरीद रहा था। अगर प्राइस बढ़ जाए, अगर प्राइस बढ़ जाए, बात समझना, प्राइस बढ़ जाए तो बताओ 400 रुपए में उतना ही आएगा कि कुछ कम हो जाएगा। सोचो, अगर प्राइस बढ़ जाए तो 400 रुपए में उतना ही आएगा कि कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। जैसे मान लिया 2 किलोग्राम कम हो गया। बात समझ में आया। तो देखो पहले भी 400 रुपए खर्चा कर रहे थे टोटल, अब भी 400 रुपया खर्चा कर रहे थे। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चंस बोल ले, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाई इतने परसेंट, कुछ भी, अ फैमिली परचेज इतने किलोग्राम मोर शुगर फॉर रुपीज इतने ना। तो यहां पर क्या होता है, आपका एक्सपेंडिचर फिक्स होता है। क्या फिक्स होता है, एक्सपेंडिचर आपका फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। तो समझते हैं क्या कहा गया है। आंबों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। अगर 20 बढ़ गई तो कंजम्पशंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो एक व्यक्ति 40 रुपए में 4 आम कम खरीद पाता है, कम मिलता है। तो यहां पर देखो ध्यान देना, पहले जो जो दिया है, जो बच्चे नए हैं जो जो दिया है पहले वो लिखेंगे। आमों के प्राइस में एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ मैंगो।
तो कीमत कितना बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया 20%। 20% इंक्रीज्ड है, तो इंक्रीज से रेशियो आ जाएगा। इनेबल अ पर्सन फॉर मैंगो लेस देन फॉर ₹40, मतलब 40 रुपए में 4 मैंगो कम। तो बच्चों देखो ध्यान देना, अगर मैं कम की बात करूं या अधिक की बात करूं, लेस या मोर की बात करूं, समझना। जैसे मेरे पास 40 रुपए थे, 5 रुपए खर्चा हो गए, तो कितने बचे, 35 रुपए बचे। बताओ 40 35 से कितना ज्यादा है, 5 रुपए ज्यादा है। 35 40 से कितना कम है, 5 रुपए कम है। और इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है, 5 रुपए है ना। तो याद रखना, डिफरेंस का मतलब बहुत होता है, डिफरेंस मतलब होता है लेस या मोर। डिफरेंस मतलब होता है कहीं भी लेस या मोर लग जाए, उसका मतलब है डिफरेंस वैल्यू में। बात समझ में आया। तो 4 मैंगो लेस, अब मैंगो क्या है बोलो, खाने वाली चीज है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कंजम्पशंस। तो क्या है, डिफरेंस ऑफ कंजम्पशन कितना है, 4 आम। अब ये ₹40 मतलब 40 रुपए में, और रुपए किसकी यूनिट है, एक्सपेंस की यूनिट है। तो एक्सपेंडिचर कितना है, 40 रुपए है। पहले ये बात समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, क्योंकि जब तक आपको वैल्यू नहीं समझ में आएगी, क्वेश्चंस नहीं समझ में आएगा, तो फिर मेरे ख्याल से होने वाला नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। और ना समझ में आए, क्वेश्चंस को 2-3 बार पढ़ लो, अपने आप समझ में आएगा। घर पे एग्जाम में ये सब चीजें हमारी प्रैक्टिस पे होनी चाहिए। तो क्या है कि 20% बढ़ गया, तो 40 रुपए में 4 आम कम मिलते। एग्जाम्पल समझना, जैसे मैं 40 रुपए में कुछ आम खरीद रहा था, मैं 40 रुपए में क्या खरीद रहा था, कुछ आम। जैसे मान लिया M खरीद रहा था, अगर प्राइस कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया, तो 40 रुपए में M से 4 आम कम। पहले भी 40 रुपए खर्चा कर रहा था, अब भी 40 रुपए खर्चा कर रहा हूं। यहां पर एक बात और समझना, एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है, नॉट चेंज है। पहले भी 40 रुपए खर्चा हो रहे थे, अब भी कितना खर्चा हो रहा है, 40 रुपए खर्चा हो रहा है। क्या ये बात बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना, कि पहले भी 40 रुपए, अब भी 40 रुपए। तो ध्यान देना, प्राइस 20% बढ़ गया, कंजम्पशंस का डिफरेंस 4 है, एक्सपेंडिचर 40 रुपए है, और एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है। इतनी सारी चीज आपकी क्वेश्चंस में दिया, 1 2 3 4। अगर ये पता चल गया तो क्वेश्चंस आपका अपने आप सॉल्व हो गया। अब आपको पता है कैसे सॉल्व करेंगे ना। प्राइस 20% बढ़ गया, तो प्राइस का रेशियो 20% कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/5 ना, 20/100 दैट इज 1/5। तो प्राइस 5 माना, 5 का 20% 1 है, इंक्रीज है ना। तो पहले प्राइस 5 था, और 5 से बढ़कर अब कितना हो गया, 6 हो गया ना। प्राइस 5 था, 5 से बढ़कर कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखो प्राइस का रेशियो 5:6 है, एक्सपेंडिचर क्या है आपका, कांस्टेंट है, तो कंजम्पशंस का रेशियो कितना होगा, 6:5 हो जाएगा। बात समझ में आया, कंजम्पशंस का रेशियो कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा ना। अब देखो यहां पर वैल्यू किसका दिया है, एक्सपेंडिचर का दिया है, और वैल्यू किसका दिया है, कंजम्पशंस का दिया है ना। तो अब कंपेयर करते, पहले कितने खरीद रहे थे आम, 6, अब कितने खरीद रहे हैं, 5। तो बोलो कितने आम कम खरीद रहे हैं, पहले 6 अब 5, कितना, एक तरफ 1, 1 की वैल्यू कितनी है, 4 आम है ना, 4 आम कम, इधर 1 आम कम, इधर 4 आम कम। तो याद रखना जनरली 3 वैल्यू होती है, टोटल, इंडिविजुअल और डिफरेंस। इन तीनों में से कोई एक वैल्यू देगा और दूसरी वैल्यू पूछा जाएगा ज्यादातर। तो 1 की वैल्यू 4,
क्या पूछा गया है? देन द प्राइस ऑफ 15 मैंगो बिफोर इंक्रीजिंग ना, तो वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य कितना था, मूल्य कितना था वृद्धि के पहले, मतलब कौन सी वैल्यू? स्टार्टिंग वैल्यू। तो एक की वैल्यू 4 है तो स्टार्टिंग वाला कितना, 6 की वैल्यू कितना होगा? 6 मल्टीप्लाई बाई 4, मतलब पहले कितने आम खरीद रहे थे? 24 मैंगो खरीद रहे थे ना। प्राइस बढ़ गया तो 4 मैंगो कम खरीद रहे हैं ना, तो कितने खरीद रहे होंगे? 20। कैसे? एक की वैल्यू 4 है तो बोलो 5 की वैल्यू, 5 गुने 4 कितना हुआ? 20 मैंगो। पहले 24 था, अब कितना मैंगो है? 20 मैंगो है। बट आपको पहले वाली वैल्यू बताना है तो बाद वाली से कोई मतलब अभी नहीं है। बात समझ में आया? तो देखो यहां पर आपके पास इनिशियल कंजम्पशंस हो गया 24 रुपए। अब आपको क्या बताना है? प्राइस बताना है। किसका प्राइस बताना है? 15 आमों की कीमत बताना है। तो चलो बताते 15 आमों की कीमत कैसे होगा। तो देखो 40 रुपए में कितना खरीद रहे थे? 24 आम खरीद रहे थे। बात समझ में आया कि इनिशियल कंजम्पशन 24 है तो 24 मैंगो खरीद रहे थे कितने रुपए में? 40 रुपए में। बात समझ में आया? क्योंकि आपको प्राइस बताना है 15 मैंगो को, जो बताना होता है उसको इधर लिखते हैं इस साइड में, अपने लेफ्ट साइड में, इस साइड में ना। तो 24 मैंगो की वैल्यू 40, तो एक मैंगो की वैल्यू कितना होगा? 40 डिवाइड बाई 24। तो किसकी वैल्यू बताना है? 15 आम की बताना है। तो 15 मैंगो की वैल्यू 40 अपॉन 24 मल्टीप्लाई बाई 15। 3 पचे 15, 3 8 24, 8 पंचे 8 40, 55 25, कितना आया? 25 मैंगो आया। क्या मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गया होगा? मेरे ख्याल से आ गया होगा। बच्चों इसके कॉन्सेप्ट कुछ और हैं जो हम लोग देखो कभी कभी जल्दी भी सॉल्व कर देते। जैसे कितना बढ़ा? 20% बढ़ा ना, तभी तो कितना कम? 4 कम। ध्यान देना 20% बढ़ा तभी तो 4 मैंगो कम। तो 20% की वैल्यू, 20% की वैल्यू कितना है? 4 मैंगो है। तो बोलो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा? सॉल्व करोगे कितना होगा? 20 पंचे 100, 4 5 जा 20, 20 मैंगो हो गया। बढ़ने के बाद ना तो करंट में कितना आया बच्चों? 20 मैंगो आया। बट फ्रैक्शन में आ जाएगा तो फ्रैक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। बट ये तरीका है, जो भी पूछा जाए, जैसे भी पूछा जाए, सब में लग जाता है ना। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखें जिस कॉन्सेप्ट से हमें सभी क्वेश्चंस कोई भी पूछा जाए आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन सॉल्व किया जाए बिल्कुल इसी तरह का है। देखो सॉल्व करो, थोड़ा सा चेंजमेंट है बस, है बिल्कुल उसी तरह का। क्या कह रहा है? चीनी के भाव में इतने % की वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति 840 रुपए में x किलोग्राम कम चीनी। बात समझ में आया? क्या क्या दिया है? प्राइस कितना बढ़ा है बच्चों? प्राइस बढ़ा है 16 होल 2/3% बढ़ा है ना। और 16 होल 2/3% कितना होता है? 16 43 2 50, 50/3% का मतलब बाई 100। तो बोलो कितना होगा? 1/6 होगा। तो कोई व्यक्ति 840 रुपए में, तो 840 क्या है? एक्सपेंस कितना है? 840 रुपीज है। और कितना किलोग्राम कम? सी का डिफरेंस ऑफ कंजम्पशन कितना है? x किलोग्राम। और एक्सपेंस आपका क्या है? ई क्या है? कांस्टेंट है। ई क्या है? कांस्टेंट है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी ना, कि प्राइस कितना? अ पर्सन परचेज x किलोग्राम लेस शुगर। लेस का मतलब डिफरेंस, और किलोग्राम किसकी यूनिट? कंजम्पशंस की यूनिट। तो द डिफरेंस ऑफ कंजम्पशन इज x किलोग्राम। इन रुपीस कितना? 840। तो एक्सपेंस कितना होगा? 840, क्योंकि रुपए किसकी यूनिट? एक्सपेंस की यूनिट। इफ ही इंक्रीज द रेट ऑफ शुगर इतना %। बात समझ में आया कि इतना % बढ़ गया तो 840 रुपए में x किलोग्राम कम खरीद पा रहा है। और दिया है द डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू एंड
रियल वैल्यू एंड न्यू वैल्यू, करंट वैल्यू ऑफ शुगर कितना, ₹1। चीनी का वास्तविक मूल्य और नए मूल्य में अंतर कितना है, ₹1 का है। तो वह पहले कितनी कम चीनी खरीद पाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स मतलब एक्स का मान ज्ञात करो। बात समझ में आया कि नहीं आया। एक्स क्या है, एक्स क्या है, कंजम्पशंस का डिफरेंस है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो प्राइस इंक्रीज, एक्सपेंस 840, सी का डिफरेंस है एक्स और ई क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ में आया। चलो सॉल्व करते हैं। जैसे मैं प्राइस की बात करूं, अगर प्राइस कितना 16 होल 2/3% बढ़ गया तो ये फ्रैक्शन में कितना होगा 1/6। तो प्राइस कितना माना 6 और 1 बढ़ गया तो बोलो कितना हो गया 7 हो गया। तो प्राइस का रेशियो कितना हो गया बच्चों 6:7 हो गया ना। अब क्या कहा गया है, कंजम्पशंस का डिफरेंस कितना है, x किलोग्राम एक्सपेंडिचर है 840 और दिया है इनिशियल और करंट प्राइस में डिफरेंस कितना है ₹1। तो बोलो यहां पे प्राइस का डिफरेंस कितना है ₹1 है और यहां पे प्राइस का डिफरेंस कितना है, 1 की वैल्यू ₹1 तो 6 की वैल्यू कितना होगा ₹6 और 7 की वैल्यू ₹7 पर किलोग्राम, क्योंकि प्राइस क्या होता है द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। बात समझ में आया। तो पहले प्राइस कितना है ₹6 पर किलोग्राम और अब प्राइस कितना है ₹7 पर किलोग्राम। अब कंजम्पशंस का डिफरेंस पूछा गया है। अब बच्चों देखो ध्यान दो, क्या यहां पर कंजम्पशंस की कोई वैल्यू दिया है, क्या कंजम्पशंस की कोई वैल्यू दिया है, केवल x दिया है। वैल्यू में 4, 5, 8, 10 ऐसे डिजिट तो नहीं दिया, केवल क्या दिया x। तो इसका मतलब है c बराबर क्या होता है E/P। c बराबर क्या होगा E/P बताया था। तो मेरे ख्याल से इसको एक्सपेंस और प्राइस को लेकर सॉल्व किया जाएगा ना। तो चलो निकाला जाए। स्टार्टिंग प्राइस कितना होगा c बराबर E/P। पहले का खर्चा कितना था, पहले खर्चा कितना था 840 और पहले का प्राइस कितना है ₹6। तो आ गया इनिशियल कंजम्पशन, इनिशियल कंजम्पशन पूछते तो ये आपका आंसर होता। अगर करंट कंजम्पशन पूछते तो 840, एक्सपेंस तो आपका कांस्टेंट है और करंट प्राइस कितना है 7। याद रखना बच्चों मैं ये वाले 6, 7 नहीं लिख रहा हूं, ये वाले लिख रहा हूं क्योंकि 1 की वैल्यू 1 तो 6 की वैल्यू 6। बात समझ में आई, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो सॉल्व किया कितना आया 140, 7 से डिवाइड किया कितना हुआ 120। ये 140 किलोग्राम पहले, अब कितना 120। तो कितना किलोग्राम कम है, तो बताओ पहले 140 अब 120, कितना किलोग्राम कम है 20 किलोग्राम कम है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, लगाओ और देखो क्या है, क्या कह रहा है, द इंक्रीमेंट ऑफ x% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल अस टू बाई 10 किलोग्राम लेस शुगर फॉर ₹5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y if the difference between real rate and new rate is ₹1, now he gets a 60 किलोग्राम शुगर। क्वेश्चंस बनाते हैं। ये क्वेश्चंस देखो कहां से उठाया गया, कहां से लिया गया, कैसे बना क्वेश्चन। अभी मैंने जो पहला अभी क्वेश्चन समझाया था, जैसे मैं कह दूं प्राइस कितना बढ़ गया, एग्जांपल प्राइस बढ़ गया 20%, तो 20% कितना होता है फ्रैक्शन में 1/5। बच्चों जो जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं ना, मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चंस बना कर दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे उठा करके एग्जाम में पूछे जाते। देखो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने जो किया था शायद सेकंड है, उसी क्वेश्चंस के सभी पार्ट चल रहे हैं। तो प्राइस 20% बढ़ गया तो 1/5, प्राइस कितना माना
5 माना, 1 बढ़ गया तो नया प्राइस कितना हो गया 6। ये इनिशियल प्राइस मतलब मूल कीमत, ये करंट प्राइस मतलब न्यू कीमत। किसकी बात हो रही है? प्राइस। सवाल है समझना, प्राइस कितना बढ़ गया? 20% बढ़ गया। एक परिवार कितना बढ़ गया? 600 रुपए में 5 किलोग्राम कम शुगर खरीद पाता है, शुगर खरीदता है। बात समझ में आया? कितना? 600 रुपए में कितना? 5 किलोग्राम कम शुगर खरीद पाता है। तो बताओ, इस तरह का क्वेश्चंस पहले करवाया गया था, उसी का टाइप है। तो 600 रुपए में 5 किलोग्राम कम शुगर। अ फैमिली परचेज 5 किलोग्राम लेस शुगर फॉर ₹600। तो देखो जरा, यहां पर एक्सपेंस कितना है? 600। डिफरेंस इन कंजम्पशंस कितना है? 5 किलोग्राम। और ई क्या है? कांस्टेंट है। ई क्या है? कांस्टेंट है। तो प्राइस का रेशियो 5 और 6 है, तो बताओ कंजम्पशंस का रेशियो कितना होगा? 6:5 होगा। 6:5 है। अब कितना किलोग्राम कम? 5 किलोग्राम कम। तो अब देखो जरा, पहले 6 किलोग्राम, अब कितना किलोग्राम? 5 किलोग्राम। तो कंजम्पशंस का डिफरेंस कितना है? 1 की वैल्यू कितना है? 5 किलोग्राम। तो 6 की वैल्यू कितना होगा? 6 की वैल्यू बोलो, 5 × 6 कितना? 30 किलोग्राम। और 5 की वैल्यू कितना होगा? 5 × 5 कितना? 25 किलोग्राम। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब इन्हीं सब का डेटा लेकर के मैं एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चंस बना रहा हूं ना। और हाँ, प्राइस भी निकाल लिया जाए। पहले देखो कितना एक्सपेंस हो रहा था? 600 रुपए खर्चा हो रहे थे। और कितना किलोग्राम चीनी खरीद रहे थे? 30 किलोग्राम चीनी खरीद रहे थे। इनिशियल प्राइस P1 दे दे, कितना? 600/30, कितना? 20 रुपए पर किलोग्राम। अच्छा, करंट प्राइस निकाल लिया जाए, P2 निकाल लिया जाए, कितना होगा? एक्सपेंस कितना है? 600 और करंट प्राइस कितना है? 25। या फिर कह दो 20% बढ़ गया, तो 20 है, 20% बढ़ गया, 20 का 20% कितना होगा? 24। या इसको भी सॉल्व कर लिया, 25 दूनी 50, 25 चौको 100, 4 रुपए पर किलोग्राम। क्या बात समझ में आया? अब इसी क्वेश्चंस को मैं बनाता हूं जो आप लोगों ने अभी क्वेश्चन बढ़ा है, बहुत प्यारा क्वेश्चंस है। देखो सेम क्वेश्चंस है, क्या है? अब कह दिया प्राइस कितना बढ़ गया? X% चीनी की कीमत बढ़ गया। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय X%। Y रुपए में 10 किलोग्राम कम। तो कितने रुपए में? Y रुपए में। एक्सपेंस कितना है? मान लिया Y रुपए ना। एक्सपेंस कितना है? Y रुपए। अब देखो, पहले 30 किलोग्राम है, अब 25 किलोग्राम है, तो कितना किलोग्राम कम? डिफरेंस इन कंजम्पशंस कितना है? 5 किलोग्राम है। और अब वह कितना खरीद रहा है? मतलब करंट कंजम्पशंस कितना दिया है? करंट कंजम्पशंस कितना दिया है? 25 किलोग्राम दिया है। और ई क्या है? कांस्टेंट है। बात समझ में आया? परचेज इतने किलोग्राम फॉर इतने रुपीस, तो ई कांस्टेंट। तो इतनी सारी चीजें आपको दिया है, एक्स और वाई का मान क्या किया गया है? पूछा गया है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कैसे सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चंस को? और कुछ भी दिया है कि नहीं दिया है? एक बार और देख लेते हैं। अच्छा, वास्तविक मूल्य और नए मूल्य में अंतर भी दिया है ना।
डिफरेंस बिटवीन प्राइस भी दिया है, तो डिफरेंस बिटवीन प्राइस कितना था, डिफरेंस बिटवीन प्राइस कितना था, पहले 20 था ना, फिर 24 हो गया था ना, 4 रुपीस पर किलोग्राम। इतनी सारी चीजें आपको क्वेश्चंस में दिया है। प्राइस बढ़ गया x परसेंटेज, कितने रुपए में, y रुपए में, कितने किलोग्राम कम, 5 किलोग्राम कम खरीद पा रहे हो। यदि वर्तमान खपत 25 किलोग्राम की है तो, और डिफरेंस बिटवीन प्राइस मतलब मूल कीमत और वर्तमान कीमत में अंतर कितना है, 4 रुपए पर किलोग्राम है, तो x और y के मान ज्ञात करो। बड़ा ही प्यारा सवाल है। तो देखो वही क्वेश्चंस मैंने क्या किया, आपके सामने बना करके दिखा दिया कि सेम सवाल, वैल्यू बस इधर उधर, कभी ये वैल्यू दे दिया, कभी दूसरी वैल्यू दे दिया, ऐसे करके पूछा गया। अगर आपका एक्सपेंस क्या हो, कांस्टेंट हो ना, और प्राइस का रेशियो दिया हो, तो प्राइस का रिवर्स क्या होता है, कंजम्पशंस होता है कि नहीं होता है, मैं हाँ बिल्कुल होता है। अगर प्राइस का रेशियो x और y है तो कंजम्पशंस y और x होगा। बट यहां पर तो भैया प्राइस भी नहीं दिया। अरे बाप रे, प्राइस कितना है, x% बढ़ गया, मजा आ गई। प्राइस कितना बढ़ गया, x% बढ़ गया ना। तो अब परसेंटेज भी, अब कुछ लोग तो x से मानेंगे, 100 से मानेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते रह जाएंगे। अब ढूंढा जाए, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया जाए, तिकड़म लगाया जाए ना, क्या क्या दिया है, सोचो जल्दी से। प्राइस तो नहीं दिया है, तो देखो डिफरेंस इन कंजम्पशंस कितना है, 5 किलोग्राम, और प्राइस बढ़ा है तो 5 किलोग्राम कम है। अच्छा, करंट कंजम्पशंस मिल गया क्लू। करंट कंजम्पशन, जैसे मान लिया ये पहले वाला है इनिशियल मूल और ये करंट है, बात समझ में आया। जैसे मैं कंजम्पशंस की बात करूं, खपत की बात करूं, करंट कंजम्पशन C2 कितना है, 25 kg है, बात समझ में आया। C2 कितना है, 25 kg। अब 5 किलोग्राम कम है, करंट में कितना है, 5 किलोग्राम अभी कम है, तो पहले क्या होगा, सोचो, अभी कम है ना, तो पहले क्या होगा। जैसे एग्जांपल, पहले 10 है, अब 2 किलोग्राम कम, तो पहले कितना है, 8, अब कितना है, 8, 2 किलोग्राम कम है, तो पहले कितना होगा, ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा, बात समझ में आया। तो अभी 25 किलोग्राम है और यहां पर 5 किलोग्राम कमी हो गई, तो पहले 5 किलोग्राम ज्यादा होगा, कितना रहा होगा, 30 किलोग्राम रहा होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो बोलो कंजम्पशंस का रेशियो कितना है, 5 से काटो, 5 6 30, 5 25। अगर कंजम्पशंस का रेशियो 6 और 5 है, एक्सपेंस कांस्टेंट है, तो प्राइस का रेशियो बोलो कितना होगा, 5 और 6 होगा। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां पर एग्जामिनर ने क्या किया, दिमाग लगा दिया। अभी तक प्राइस दिया था, अब यहां पर क्या दे दिया, कंजम्पशंस दे दिया। बात समझ में आया, मेरे ख्याल से आ गया होगा। तो प्राइस देखो, परसेंटेज निकालना फिर सब लोग जानते हो ना। प्राइस कितना हुआ, 5 से 6, कितना बढ़ा, बढ़ा है ना, कितना बढ़ा, 1, किसमें, इनिशियल वाले में, 5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आया, x की वैल्यू, प्राइस कितना बढ़ा, 20% बढ़ गया। बात समझ में आया। अब हमें क्या बताना है बच्चों, अब यहां पर y की वैल्यू बतानी है। यहां पे y क्या है, एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस बताने के लिए बोलो क्या होना चाहिए, एक तो प्राइस होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, कंजम्पशंस, क्योंकि एक्सपेंस बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशंस। बात समझ में समझाया था ना। तो और फिर अब प्राइस कितना है, तो देखो डिफरेंस बिटवीन प्राइस कितना है, 4 रुपए पर किलोग्राम। यहां पे कितना डिफरेंस है, बोलो डिफरेंस प्राइस का, 1 की वैल्यू 4 रुपए, तो 5 की वैल्यू 5 इंटू 4 कितना आ गया, 20 रुपया पर किलोग्राम। और कितना खरीद रहे थे, 30 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम की वैल्यू 20 रुपए, तो 30 किलोग्राम की वैल्यू, या फिर फॉर्मूले से प्राइस इनटू कंजम्पशंस दैट इज एक्सपेंस। प्राइस है 20 और एक्सपेंस है 30, कितना आ गया, 600 रुपीज। बोलो मैच हो गया कि नहीं मैच हो गया।
चाहे पहले वाले से निकालो और चाहे बाद वाले से निकालो। तो चलो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं ना। क्वेश्चंस है, अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। द इंक्रीमेंट ऑफ X% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल अस टू बाई 10 किलोग्राम लेस शुगर फॉर ₹Y। ये स्टेटमेंट बड़ा बढ़िया है। इसमें 3 चीजें गिवन है। 10 किलोग्राम लेस शुगर मतलब कंजम्पशंस का एक तो डिफरेंस दिया है। डिफरेंस किसका? कंजम्पशंस का, क्योंकि यूनिट क्या है? किलोग्राम। और ₹Y, Y क्या है? एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर क्या है? कांस्टेंट। समझाया था कि पहले भी Y और अब भी Y। फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y एंड द डिफरेंस बिटवीन रियल रेट एंड न्यू रेट। रियल मतलब पहले वाले, रेट मतलब प्राइस, मूल कीमत और वर्तमान कीमत का अंतर कितना है? ₹1। अब वह कितना खरीदता है? 60 किलोग्राम चीनी खरीदता है। तो मतलब एक रियल इनिशियल वाला, एक करंट। करंट मतलब न्यू, जो अभी करंट चल रहा है, न्यू ना। बात समझ में आया? तो अब मैं बात करूं कंजम्पशंस की बात करूं। अब वह कितना खरीद रहा है? 60 किलोग्राम खरीद रहा है। कितना खरीद रहा है? 60 किलोग्राम खरीद रहा है। और 60 कितना किलोग्राम कम? भाई 10 किलोग्राम लेस शुगर। लेस मतलब करंट में 10 किलोग्राम कम हो गया, तो पहले क्या होगा? 10 किलोग्राम ज्यादा। बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे पहले, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लिया पहले 1 किलोग्राम खरीद रहे थे, अब क्या हुआ? 10 किलोग्राम कम, तो कितना हो गया? A-10, और A-10 की वैल्यू 60, तो A की वैल्यू कितना हो गया? 70। कंजम्पशन, तो C का रेशियो कितना होगा? 7:6। तो प्राइस का रेशियो कितना होगा? 6:7, जस्ट रिवर्स होगा। तो प्राइस कितना इंक्रीज? 1। किसमें? इनिशियल वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाई 100, सबको पता है 1/6 कितना होता है? 16 होल 2/3। 16 होल 2/3। ये 1/3, ये 1/3। सी और डी ऑप्शंस गायब। अगर एक में मिल जाता तो एक को मार के बच्चों क्या करते हैं हम लोग? आगे बढ़ जाते, पर 2 में है ना, कोई बात नहीं। अब एक्सपेंस आपका कांस्टेंट है, तो चाहे पहले वाला एक्सपेंस निकाल लो चाहे अब निकाल लो। अब कुछ प्राइस को बैलेंस करो। क्या कहा गया? द डिफरेंस बिटवीन रियल रेट एंड न्यू रेट कितना है? 1 है। अब देखो इनिशियल प्राइस, रियल प्राइस और न्यू प्राइस का डिफरेंस यहां पर कितना है? 1। 1 की वैल्यू ₹1, तो 6 की वैल्यू ₹6, 7 की वैल्यू ₹7। बात समझ में आया? तो इनिशियल प्राइस पूछ लेता कितना आंसर होता? ₹6 पर किलोग्राम। करंट प्राइस पूछ लेता कितना होता? ₹7 पर किलोग्राम। तो चलो Y निकालना। Y क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस बराबर क्या होगा? प्राइस इंटू कंजम्पशन। प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो प्राइस कितना है? 6। कितना किलोग्राम? 70 किलोग्राम ना। तो 6 × 70, और 6×7 कितना हो जाएगा? 42। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा प्यारा सवाल। चलो आज का लास्ट सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। ट्राई करके बताओ कितना क्वेश्चन, कितना आंसर होगा। तब तक मैं भी पढ़ लूँ। जॉन गेट्स ₹57 पर आवर्स रेगुलर वर्क एंड ₹114 पर आवर्स फॉर ओवर टाइम। अरे गजब। यहाँ पर देखो प्राइस दिया है ना, प्राइस ध्यान देना, बस किसी अदर लैंग्वेज में दे दिया। पर आवर्स, पर आवर्स ना 1 घंटे का। समझ में आया? प्राइस भी क्या होती? 1 यूनिट की वैल्यू है। यहां भी 1 यूनिट की वैल्यू दिया है। लिख लेता हूं क्या क्या दिया? रेगुलर और ओवर टाइम, ओटी। रेगुलर जो है उसका कितना है? ₹57 पर आवर्स, और ओटी कितना है? ₹140 पर आवर्स। He works all together 172 hours। इसका मतलब क्या है? उसने कुल मिलाकर
172 घंटे काम किए। कुल क्या होता है, रेगुलर प्लस ओवर टाइम दोनों को मिलाकर कितना काम किया है, 172 आवर्स काम किया है ना। टोटल टाइम कितना है, 172 आवर्स। ध्यान रखना, इफ हिज इनकम, अब इनकम मतलब टोटल। एग्जाम्पल समझना, जैसे एक व्यक्ति, एग्जाम्पल मैं लेता हूं छोटा सा, 50 रुपए पर आवर्स कमाता है। ये 50 रुपए पर आवर्स कमाता है और उसने 3 घंटे काम किए, तो बोलो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 1 घंटे में 50, तो 3 घंटे में क्या हो गया, 150। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो यहां पर प्राइस दिया है और टाइम दिया है और इनकम दिया है। बात समझ में आया, इनकम दिया है। तो आपको पता होना चाहिए यहां से इनकम बराबर क्या होगा, प्राइस इनटू टाइम, और इसके पहले सवाल में एक्सपेंस बराबर प्राइस इनटू एक्सपेंडिचर। लगाने का कॉन्सेप्ट सब सेम रहता है, केवल टर्म्स अलग अलग होते। क्या यहां पर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है कि नहीं, कांस्टेंट है। देखो कि एक्सपेंस मतलब इनकम, इनकम कांस्टेंट है कि नहीं, आगे पढ़ो जरा। कह रहा इफ द इनकम ऑफ ओवर टाइम इज 15% ऑफ द इनकम ऑफ रेगुलर। कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट होता तो तुरंत आता, रिवर्स करते और कंपेयर करके तुरंत बता देते। कोई बात नहीं, एक स्टेप और बढ़ गया, पढ़ते हैं। हिज इनकम फ्रॉम ओवर टाइम, ओवर टाइम इनकम कितना इज 15% इनकम ऑफ द रेगुलर, मतलब ओवर टाइम रेगुलर का 15% है। आप लोग क्या करोगे, ओटी कितना है रेगुलर का, मतलब मल्टीप्लाई 15%, 3/20, तो OT अपॉन रेगुलर कितना हो गया, 3/20। तो रेगुलर में 20 है और OT में क्या है, 3। तो बच्चों ये वाला थोड़ा सा इसमें क्या मिल गया, थोड़ा सा कंपेयर वाला मिल गया कि सामने वाले को थोड़ा सा बेस मानते हैं ना। तो इसमें दो चीजें थोड़ा सा मिक्स हो गई, दो बेस। कहा ना कि क्या कहा गया है, ओवर टाइम कितना है, OT कितना है, OT कितना है, रेगुलर का 15% है, तो 15% कितना होगा, 3/20, 15/100। तो रेगुलर 20 है, तो 20 का 15% कितना होगा, 3 होगा, तो OT इज 3। तो वही OT 3 और इनकम रेगुलर कितना, 20। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों देखो आपको क्या बताना है, जल्दी बताओ, जल्दी क्या बताना है। देन फॉर हाउ मेनी आवर्स डज ही वर्क ओवर टाइम। अच्छा, ओवर टाइम का वर्क बताना है। अच्छा ये ध्यान दो बेटा, 57 बन जा 57, और ये कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा ना, क्योंकि जब भी आप लोग जब डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करें, पहले ही सॉल्व कर ले, थोड़ा सा आसान हो जाए। अब देखो हम क्या यहाँ से फॉर्मूला निकला था, इनकम बराबर प्राइस इनटू टाइम। तो टाइम बराबर क्या होगा, इनकम अपॉन प्राइस। बात समझ में आया, टाइम बराबर क्या होगा, इनकम 20/1 इनकम अपॉन प्राइस। यहां पर कितना हो जाएगा, 3/2 इनकम अपॉन प्राइस, दैट इज द टाइम। क्या 2 इधर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 40:3। रेगुलर OT ना, किसका रेशियो आया, टाइम का रेशियो है। देखो 20 × 2 कितना हुआ, 40, और 3 1 जा कितना हुआ, 3 हुआ। बात समझ में आया। अब टाइम दिया है तो टाइम की तो वैल्यू होनी चाहिए ना, तो टाइम की वैल्यू कितना दिया है, टोटल मिलाकर 172 घंटे काम करता है। तो यहां पर टोटल कितना काम किया, 43 की वैल्यू कितना है, 172 आवर्स ना। तो 1 की वैल्यू 3 4 12, क्या 4 टाइम जाएगा, 4 3 12, 4 4 16, 117। 1 की वैल्यू कितना, 4। तो हाउ मैनी आवर्स डिड ही वर्क्स ओवर टाइम, ओवर टाइम पूछा गया है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 4 × 3, दैट इज 12। क्या है ऑप्शंस में, बिल्कुल है ऑप्शंस में। मेरे ख्याल से आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों फिर इसी के साथ में आपसे अगली क्लास में मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।